प्लीज मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। अरे यार 1 मिनट सुनो, आप अपनी भाषण नहीं कर रहा। प्लीज, दिस इज माननीय अध्यक्ष ये पूछ रहे पीएम कहाँ है, इसका जवाब दे रहा हूँ। 1 मिनट सुनो भाई, आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। माननीय सभापति जी, सबसे पहले पहलगांव हमले में हमारे देश के जो निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर, चुन कर उनके परिवार के सामने मारा गया। मैं उन सभी दिवंगत नागरिकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी करी, वो गोलीबारी में कुछ नागरिक हताहत हुए, वो नागरिकों के परिवारजनों के प्रति भी मैं गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ये दोनों के लिए जिन सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, वो सभी को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने देश की 140 करोड़ की जनता की जो इच्छा थी उसका प्रतिघोष करते हुए सटीक जवाब देने की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति बताई। इसके लिए मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं ऑपरेशन महादेव के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, परसों ही प्लीज कश्मीर में प्लीज आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष सबने सुना, ये सही आचरण नहीं है आप सबका। प्लीज गो बैक योर सीट्स। नो माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। नहीं, खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए बताने दीजिए। बताएं सर, आप सभी लोग अपनी सीट पर जाए। माननीय एलओपी बोले प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। सर, गो बैक टू योर सीट्स। फर्स्ट गो बैक टू योर सीट्स। मिस्टर गोखले, मिस्टर साकेत गोखले, अपनी अपनी सीट पर जाइए। आप अपनी सीट पे नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट। सर मनोज जी, प्लीज गो बैक टू योर सीट। गो बैक टू योर सीट्स। गो बैक टू योर डिजिग्नेटेड सीट्स, देन ओनली अवेलेबल। यस माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इसलिए खड़ा हूं शक्ति सिंह जी, तो मैं डू नॉट डिस्टर्ब द हाउस। सब सदन के मेंबर्स का ये पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे और समाधान जो भी हमने सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल उनको संबंधित है। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे।
लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। नो प्लीज नहीं, ये नहीं हो गया। तो इसीलिए आपकी बात सदन का अपमान करना, सदस्यों का अपमान करना ठीक नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं अभी भाषण नहीं कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी, इनके मुद्दे का जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए खड़गे साहब, प्लीज लिसन इन प्लीज। मैं आपको माननीय खड़गे जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, बीएससी मीटिंग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपके सदस्यों को कि सरकार की ओर से माननीय कोई मंत्री जवाब दे सकता, ये रूलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। प्लीज माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। और मान्यवर खड़गे साहब उठा रहे हैं, ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है, पीछे से सारे को खड़े करती है, और वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपने बोल दिया। प्लीज लेट हिम स्पीक। आपको मौका मिला, आपने बोला। पार्शल सर आए जज का काम कर, लेकिन आप हर बात को टोकते रहते हो। नहीं, आपको मौका दिया, बोला। अगर ये हम क्या यहाँ को खेलने आए क्या? आपने को मौका दिया, आपने बोला हमारे पास मैंने भी बताया कि मैंने और हर मीटिंग में क्या स्पष्ट किया तो था। आपने बात की, प्रधानमंत्री की बात की, इधर आपका स्टेटमेंट, इसका काउंटर भी लाया हूं मैं। I read the ruling, you have not listened, Mr. प्रधानमंत्री को यहाँ माने प्लीज मान्यवर, इसीलिए ये विपक्ष की मांग और स्टैंड दोनों उचित नहीं है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये निर्णय लिया गया था, चर्चा आप जितनी चाहोगी करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय करेगी, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेटें सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। और जब भी ये कह रहे हैं और कोई लीडर ऑपोजिशन होता और बोलता तब तो मैं समझता, खड़गे साहब बोल रहे हैं। ज्यादातर महत्वपूर्ण चर्चाओं में कांग्रेस पार्टी उनके नेता को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं देती है, और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब। मान्यवर, मैं सबसे पहले ऑपरेशन महादेव के लिए बताना चाहूंगा। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया, और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। मान्यवर, सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का कमांडर था। उसने पहलगांव हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी, गगनगिर में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी, और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया। अफगान भी ए ग्रेड का लश्कर तैयबा का कमांडर था, और जिब्रान भी उच्च आला दर्जे का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। मान्यवर, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये आतंकवादी हमले में
लश्कर तोयबा का हाथ था, इसके इशारे पर ही ये घटना हुई थी। और साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। लश्कर तोयबा का आप सभी जानते हैं कि एक प्रतिबंधित संगठन है। कुछ ही समय के बाद इनके एक आउटफिट टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली कि हमने ये निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। मान्यवर, उसी दिन मैं वहां पहुंच गया था। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग हुई थी और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए, मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे गए। मान्यवर, उनके पास से 3 राइफलें बरामद हुई। एक 19M4 कार्बाइन अमेरिकन राइफल है और 2 AK-47 राइफल है। जिस दिन पहलगांव में घटना हुई, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उस दिन वहां से एनआईए ने खाली कारतूसों को कब्जे लिया था। इनके मारे जाने के पहले ही वो खाली कारतूसों का फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक प्रकार से इसकी जन्म कुंडली निकाली थी कि कौन सी राइफल से चले हैं। और जब ये मारे गए, इनके पास से भी जो राइफलें मिली, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चंडीगढ़ में रात को फॉरेंसिक टेस्टिंग कर 100% मिलान हुआ है कि इन्हीं 3 राइफलों का उपयोग किया गया था, जिसमें से 44 कारतूस AK-19M4 के थे और 25 कारतूस AK-47 राइफल के थे। इसलिए अब कोई बहस भी नहीं बची है, कोई शको शुबह भी नहीं बचा है कि इन्होंने मारा था या नहीं था। एनआईए ने बहुत विगत जांच करी है मान्यवर, लगभग 1055 लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं। इसके आधार पर इनके रेखाचित्र भी बनाए गए। उसके बाद ट्रैकिंग करते हुए 2 दिन जिन्होंने इनको आसरा दिया था, वो ढोंक के मालिकों को और उनकी वृद्ध माता को भी पूछताछ करी थी। ये जो मृतदेह मिले आतंकवादियों के, उसका परिचय, उसकी शिनाख्त ये तीनों लोगों ने कर ली है। ये तीनों लोगों ने कहा कि यही आतंकवादी है जो 21 तारीख को हमारे ढोंक में रुके थे और हमसे खाना लेकर गए थे। तो एक और सबूत हमारे पास आ चुका है। चेहरे का मिलान भी कैमरे के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से संतोषजनक रीत से हुआ है। और ये जो असफल ऑपरेशन हुआ मान्यवर, इसलिए मैं सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए के अधिकारी और एफएसएल के विद्वान अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और ये जो ऑपरेशन चला मान्यवर, आईबी द्वारा 22 मई को, मतलब लगभग 1 माह बाद हमें सूचना मिल गई थी कि ये जगह पे टेररिस्ट लोकेट है। उसके बाद आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और शिनाख्त करी और लगभग 22 जुलाई को
इनके लोरा सेट को ट्रैक करने का काम समाप्त हुआ, एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और फिर एक मीटिंग 4 पैरा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों के अफसरों की हुई और स्ट्राइक किया गया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, कि इनके सर में गोली मारिएगा, जब भी मारे तब। तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है मान्यवर। ये कोइंसिडेंट मान्यवर, आज ये मारे गए 2 दिन पहले, अब बैठे नहीं हैं। चिदंबरम साहब को बैठना चाहिए था। उन्होंने सवेरे मेरे इस्तीफे की मांग के साथ एक प्रश्न उठाया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करा। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए कहा कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, और पाकिस्तानी आतंकवादी थे इसका आपके पास सबूत क्या है? वो पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के जस्टिफिकेशन को चैलेंज कर रहे थे। मैं आज इस सदन के माध्यम से श्री चिदंबरम को पूछना चाहता हूं, आप किसको बचाना चाहते थे? पाकिस्तान को, लश्कर तैयबा को, ये आतंकवादियों को? अरे शर्म नहीं आती मान्यवर? और देखिए महादेव करता है तो क्या करता है। जिस दिन सवाल पूछा उसी दिन ये तीनों आतंकवादी ढेर हो गए, और जवाब तो घटनाक्रम ने दिया। मगर ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पूरी दुनिया के सामने चिदंबरम साहब ने उजागर कर दी। हमारी वोट बैंक के लिए हम पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भी नहीं डरेंगे। हमारी वोट बैंक के लिए लश्कर तोयबा को बचाने से भी हम नहीं डरेंगे, और हमारी वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को शेल्टर देते हुए, शाब्दिक शेल्टर देते हुए भी हम नहीं डरेंगे। मान्यवर, ये कांग्रेस की मानसिकता है। और अभी पृथ्वीराज चौहान साहब का इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी बैठी नहीं है, उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का, और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। और मैं आज यहां से चौहान साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप क्या नाम रखना चाहते थे, क्या नाम रखना चाहते, उसका जवाब दीजिए। मान्यवर, ये पूरी चीजों को हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से देखते हैं। चौहान साहब का थ्योरी देखे तो आज हमारी सेना के कई सारे हमारी सेना के डिवीजनों का जो नारा है, युद्ध घोष है, कहीं प्रभु रामचंद्र की जय, कहीं जोश बोले सो निहाल सत श्री अकाल है, कहीं जाट बलवान जय भगवान है, क्या सियावर रामचंद्र की जय है, कहीं पर काली माता की जय है। ये सारे उद्घोष आप नहीं स्वीकारते हो, ये भाजपा ने रखे हुए नहीं है मान्यवर। ये हमारी सेना के जवानों से मन से निकलने वाला ये युद्धघोष, इसको हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और कोई कहता है कि आज ही क्यों मारे गए। अब देखिए साहब, भाई कितना जिंदा रखना चाहते हैं। मैं भी पूछता हूं आज क्यों मारे गए, मैं तो दूसरी सेकंड मार देना चाहता था, मगर इतना सरल नहीं है। जिन ऊंचाइयों पर छुपे हैं, जिस प्रकार की निर्जन जगहों पे 22 दिन तक सीआरपीएफ सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस ड्रोन से भेजे हुए खाना खाकर
इतनी कठिन परिस्थिति में इनका पीछा कर कर मारा है और आप मुहूर्त पूछ रहे हो? क्यों नहीं मानना है आज? क्योंकि आज राहुल गांधी का भाषण था। इस तरह से नहीं चलता है मान्यवर। पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को देख रही है। इनकी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा नहीं है, राजनीति है। उनकी प्रायोरिटी आतंकवाद को समाप्त करना नहीं है, अपनी वोट बैंक है। उनकी प्रायोरिटी हमारी सीमा की सुरक्षा नहीं है, उनका सेक्युलर और अपीसमेंट का पॉलिटिक्स है मान्यवर। मगर हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं मान्यवर। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताना चाहता हूं। 22 अप्रैल को हमला हुआ। 22 अप्रैल को ही मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई। वो विदेश थे। लगभग 2-2:30 बजे के सुमार पे बात हुई। मैं शाम होने से पहले ही श्रीनगर पहुंच गया था। दूसरे दिन सुबह सुरक्षा बैठक उसी रात को कर दूसरे दिन सुबह जहां मृतदेह थे वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया। मान्यवरों, मेरे जीवन का ऐसा दिन है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक 6 दिन की शादी, एक बच्ची ने जिसकी शादी को 6 दिन हुए हैं, वो विधवा होकर हमें पूछती थी कब इसका बदला लिया जाएगा। मान्यवर, सब लोग क्षुब्ध थे। ना पानी पिया था, ना चाय पी थी, ना पीने की स्थिति थी। मैं मेरे जीवन में वो दृश्य नहीं भूल। आज भी वो दृश्य आ जाता है तो नींद से खड़ा हो जाए, इस प्रकार की वेदना होती है मान्यवर। ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ। धर्म के नाम पर पूछकर चुन कर इनके परिजनों के सामने मारे। छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, वृद्ध मां, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, इस सब के सामने मारा गया। और क्यों मारा गया? क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने। मैं आज इस सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्रयास करना। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा और होकर रहेगा। ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। मान्यवर, 23 अप्रैल को, इसके पहले कल भाषण में कहा, वहां पर आज भी बोले, मैं बैठा था, कि 24 अप्रैल को मोदी जी चुनावी सभा करने गए थे। हमारे साथी ने जवाब दिया इनका। परंतु मान्यवर, मैं सदन का रिकॉर्ड क्लियर हो इसलिए मोदी जी वो सभा में क्या बोले थे वो कहना चाहता हूं। मोदी जी ने 24 अप्रैल को बिहार की जनसभा में जो कहा था वो चुनावी सभा नहीं थी। इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि देश की जनता की भावनाओं को दुनिया के सामने ढंग से रखे। मैं कोट अनकोट उनके भाषण को पढ़ता हूं। मैंने 22 अप्रैल को पहलगांव का यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर हुआ एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार है। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख, आतंकवादियों और इस हमले की साजिश रचने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको बड़ी सजा दी जाएगी। आतंकियों के बीच बची खुची जितनी भी भूमि है उसको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। भारत हर एक आतंकवादी और उनकी समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा, उनको दंडित करेगा। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाएगा। न्याय सुनिश्चित करने के हर प्रयास किए जाएंगे। और आज मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उनकी दूरदर्शी। उनका बोला हुआ एक एक शब्द आज सच हुआ है। उन्होंने कहा था आतंकवादियों की बची खुची जमीन मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। साहब, उनके ट्रेनिंग के बाद मिट्टी में मिले हैं, इनके हेडक्वार्टर मिले हैं,
उनके लॉन्च पैड भी मिट्टी में मिलकर जमीन दोस्त। उन्होंने कहा कि इनके आकाओं को नहीं छोड़ेंगे। मैं बाद में लिस्ट पढ़ता हूं। इनको भेजने वालों को भी हमारी सेनाओं ने मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ेंगे। ऑपरेशन महादेव ने वो तीनों आतंकवादियों को समाप्त कर दिया। मान्यवर, एक प्रकार से मोदी जी ने कहा हुआ वाक्य, हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना और सभी पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको अपना कर्म का रास्ता बना दिया और कठोर दंड देने का काम किया है। मान्यवर, 23 अप्रैल को ही एक सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई। सीसीएस की मीटिंग में कठोर संदेश देने का काम न केवल पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, कि भारत की सीमा और भारत की सेना, भारत के नागरिक और भारत की संप्रभुता इसके साथ खिलवाड़ नहीं करते, वरना परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मानव, उन्होंने तय किया सीसीएस की बैठक में 1960 की जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई एक तरफा पाकिस्तान के फायदे वाली सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक लिया था। मान्यवर, ऐतिहासिक फैसला है। हम सब वर्षों से मानते थे कि हिंदू जल संधि एक तरफा है। हमारा पानी 80% वहां नहीं जा सकता। मान्यवर, वहां तक कि वहां से गाद निकालने की भी परमिशन, उनकी कैनाल बनाने के पैसे भी भारत ने भेजे। और मान्यवर, ये पानी पर अधिकार है भारत के किसानों। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का पीने का पानी अब कुछ ही समय में सिंधु के माध्यम से राजस्थान तक पहुंचेगा। एकीकृत जांच चौकी अटारी की जो चल रही थी, उसको हमने बंद कर दिया। सार्क वीजा समाप्त कर दिया। 24 घंटे में सारे पाकिस्तानी नागरिकों को हमने वापस भेजना शुरू कर दिया। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया और दोनों उच्चायोग में स्टाफ को कम करा दिया गया। 55 से घटकर 30 करा दिया। और सीसीएस ने संकल्प लिया कि भेजने वाले और कृत्य करने वाले दोनों को दंडित किया जाएगा। इसके लिए सेना को खुली छूट देने का काम सीसीएस ने। ये पूछ रहे थे कल, क्या हुआ, कैसे हुआ? सीसीएस के फैसले जो है वो मीडिया में आए थे, मगर उनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि सारे जो फैसले लिए वो उनके द्वारा किए हुए निर्णयों को रद्द करने के और उनकी नीतियों के खिलाफ जो निर्णय हुए वो है। मान्यवर, 30 अप्रैल को सशस्त्र बलों को ऑपरेशनल फ्रीडम देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया कि रक्षा मंत्रालय और सेना दोनों मिलकर तय करेंगे टारगेट क्या होगा, तरीका क्या होगा, स्थान क्या होगा और समय क्या होगा। और इसको हमारे सेना के जवानों ने इसको बहुत बखूबी निभाया। मान्यवर, मैं तीनों सेनाओं को इस सदन के इस चर्चा में बहुत बहुत सम्मान के साथ साधुवाद देता हूं।